मैं डॉक्टर गैब्रियल खान आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय में। हमारा जो विषय था वो था थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में से एक है। प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में से एक हैं। मेजर पॉलिटिकल साइंटिस्ट, वन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल साइंटिस्ट। थॉमस हॉब्स का जो विषय चल रहा था वो था सामाजिक समझौता सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सामाजिक समझौता सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। मैं आपको संक्षेप में बता दूं, हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को 6 भागों में विभाजित किया था। 6 भाग या 6 बिंदुओं में विभाजित किया था। वो कहता है सामाजिक समझौता 6 भागों में विभाजित है। पहला भाग मानव स्वभाव का स्वरूप। पहला मानव स्वभाव का स्वरूप। दूसरा प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था। तीसरा प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून। चौथा समझौते के कारण, चौथा समझौते के कारण। पांचवा सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति, सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति। और लास्ट है राज्य का स्वरूप, राज्य का स्वरूप। हमने ये 6 बिंदु कर लिए थे। ये 6 जो विभाग हैं वो हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे हॉब्स के सामाजिक समझौते की विशेषताएं। हॉब्स के सामाजिक समझौते की विशेषताएं। सेलिएंट फीचर्स ऑफ हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सेलिएंट फीचर्स ऑफ हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं बताई हैं। उसके अनुसार सामाजिक समझौते के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। पहली विशेषता यह है कि समझौता सामाजिक है। समझौता सामाजिक है, शासकीय नहीं है। सबसे पहली विशेषता है कि समझौता क्या है? सामाजिक है, शासकीय नहीं है। सबसे पहली विशेषता, शासकीय अनुबंध में शासक और शासकीय अनुबंध में शासक और शासितों में समझौता होता है। शासकीय अनुबंध में तो क्या होता है? शासक और शासितों में समझौता होता है। शासक जो है और शासित, जिसके ऊपर वो शासन कर रहा है, शासक और शासितों में समझौता होता है। किंतु हॉब्स का समझौता राजा और प्रजा के मध्य नहीं है। हॉब्स का जो समझौते का सिद्धांत है या हॉब्स का जो समझौता है वो राजा और प्रजा के बीच में नहीं है। राजा और प्रजा के बीच में नहीं है, परंतु विभिन्न व्यक्तियों के बीच में है। विभिन्न व्यक्तियों के बीच में है ये समझौता, प्रजा और राजा के बीच में नहीं है। संविदा करने वाले पक्ष व्यक्ति हैं जिन्होंने संविदा की थी। मैंने आपको बताया था सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति, उसमें इन्होंने संविदा की थी। तो संविदा करने वाले पक्ष व्यक्ति हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ संविदा करके संप्रभु यानी कि शासक की सृष्टि करते हैं, जो कि आपस में संविदा करके एक संप्रभु या शासक की सृष्टि करते हैं। अपने सारे अधिकार उस शासक को सौंपते हैं, अपने सारे अधिकार उस शासक को सौंप देते हैं। इसलिए संविदा की शर्त शासक पर लागू नहीं होती। संविदा की शर्त जो है वो शासक पर लागू नहीं होती। ये था पहला पॉइंट। पहली विशेषता क्या है? कि समझौता सामाजिक है, शासकीय नहीं है। शासकीय अनुबंध क्या होता है? शासकीय अनुबंध में राजा और प्रजा में समझौता होता है, परंतु हॉब्स का समझौता राजा और प्रजा में नहीं है। हॉब्स का समझौता क्या है? व्यक्तियों की संविदा है,
विभिन्न व्यक्तियों द्वारा संविदा के द्वारा यह समझौता किया गया है। इस समझौते के द्वारा ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। संविदा करने वाले पक्ष व्यक्ति हैं और आपस में एक दूसरे के साथ संविदा करके यह संप्रभु या शासक की सृष्टि करते हैं, संप्रभु या शासक की उत्पत्ति करते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है शासक या संप्रभु। शासक या संप्रभु सत्ता समझौते में किसी भी पक्ष के रूप में सम्मिलित नहीं है। शासक या संप्रभु सत्ता समझौते में किसी भी पक्ष के रूप में सम्मिलित नहीं है। अतः वह जो कुछ करती है उसके लिए वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। वह जो कुछ भी कर रही है तो किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं है, इसलिए वह पूर्ण रूप से निरंकुश होती है। पूर्ण रूप से निरंकुश होती है। दूसरा पॉइंट क्या था? शासक या संप्रभु सत्ता समझौते में किसी भी पक्ष के रूप में सम्मिलित नहीं है। किसी भी पक्ष के रूप में सम्मिलित नहीं है। अतः वह जो कुछ भी करती है, जो कार्य वो करती है, उसके लिए वह किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं है। मतलब किसी को भी जवाबदेही नहीं है, किसी के लिए प्रति भी उत्तरदायी नहीं है। वह पूर्णतः निरंकुश होती है। पूर्णतः निरंकुश होती है। दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता आती है। तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता यह है जिन उद्देश्यों से अनुबंध की रचना हुई, जिन उद्देश्यों से अनुबंध की रचना हुई वे अनुबंध के अंग माने जाते हैं। जिन उद्देश्य से इस अनुबंध की रचना हुई वे अनुबंध के अंग माने जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब तक उनकी पूर्ति होगी तब तक अनुबंध जारी रहेगा। जब तक उनकी पूर्ति होगी तब तक ये अनुबंध जारी रहेगा। तीसरी विशेषता क्या आई? जिन उद्देश्यों से अनुबंध की रचना हुई है, उद्देश्यों से अनुबंध की रचना हुई है वे अनुबंध के अंग माने जाते हैं। अनुबंध के अंग हैं वे। इसका अर्थ यह है कि जब तक उनकी पूर्ति होती रहेगी, केवल जब तक उनकी पूर्ति होगी जब तक अनुबंध जारी रहेगा। यदि उनकी पूर्ति होती रहती है तो अनुबंध जारी रहेगा। यदि उनकी पूर्ति समाप्त हो जाती है तो अनुबंध समाप्त हो जाएगा। अनुबंध जब तक ही जारी रहेगा जब तक कि उनकी पूर्ति होती है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है चौथी विशेषता क्या है? चौथी विशेषता यह है कि चौथी विशेषता यह है कि ये जो संविदा है या समझौता है ये मनुष्य के भय पर आधारित है। मनुष्य में भय था इसलिए उसने समझौते या संविदा की। मनुष्य के भय पर आधारित है। हिंसा जनित मृत्यु का भय ही मनुष्य को इस अनुबंध को करने के लिए बाध्य करता है। हिंसा जनित मृत्यु का भय था मनुष्य में। हिंसा जनित मृत्यु का भय, ऐसी मृत्यु जो हिंसा से उत्पन्न होती है, हिंसा जनित मृत्यु का भय मनुष्य को इस अनुबंध के लिए बाध्य करता है। मनुष्य को बाध्य करता है कि यह अनुबंध किया जाए ताकि उसकी सुरक्षा की जा सके, ताकि उसकी रक्षा की जा सके। चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट आता है। पांचवी विशेषता क्या है? पांचवी विशेषता यह है शासक सर्वोच्च होता है। जो भी शासक है वो सर्वोच्च होगा। शासक सर्वोच्च होता है। इसके आदेश ही नियम अथवा विधि होते हैं। ये जो आदेश देता है वही नियम होते हैं और वही विधि होते हैं। तो पांचवी विशेषता है कि शासक सर्वोपरि है, शासक सर्वोच्च है और इसके नियम, इसके जो आदेश है वही नियम है और वही विधि है। आदेश ही नियम है और आदेश ही विधि है। पांचवी परिभाषा, पांचवी विशेषता थी। छठी विशेषता क्या आती है? छठी विशेषता कहती है यह समझौता, इस समझौते से
प्राकृतिक अवस्था में, इस समझौते से प्राकृतिक अवस्था में एकांत में रहने वाले व्यक्तियों ने समाज का निर्माण किया है। इस अवस्था से क्या हुआ है, इस अनुबंध से क्या हुआ है, इस समझौते से क्या हुआ है कि एकांत में जो व्यक्ति रहता था, एकांत में रहने वाले व्यक्ति ने क्या किया है, एकांत में रहने वाले व्यक्ति ने समाज का निर्माण किया है, समाज का निर्माण किया है। इसलिए यह सामाजिक समझौता है। क्योंकि समाज का निर्माण किया इसलिए यह सामाजिक समझौता है, इसलिए इसको सामाजिक समझौता कहा जा सकता है। ये थी छठी विशेषता। सातवीं विशेषता क्या आती है? सातवीं विशेषता के द्वारा प्रजा द्वारा किसी भी कारण से किए जाने वाली आज्ञा भंग, प्रजा के द्वारा किसी भी कारण से यदि कोई आज्ञा का भंग होता है, किसी आज्ञा को भंग किया जाता है तो यह अन्यायपूर्ण है। किसी भी संप्रभु या शासक की आज्ञा को नहीं माना जाता है तो यह अन्यायपूर्ण है, क्योंकि वह अपनी व्यक्तिगत इच्छा को प्रभु की इच्छा में विलीन कर देने वाले, अपनी व्यक्तिगत इच्छा को प्रभु की इच्छा में विलीन कर देने वाले उपर्युक्त समझौते के प्रतिकूल है। यदि वो ऐसा करता है, यदि वो संप्रभु की आज्ञा को भंग करता है, यदि संप्रभु की आज्ञा नहीं मानता, तो वो क्या कर रहा है? वो अपनी व्यक्तिगत इच्छा को प्रभु की इच्छा में विलीन कर देने वाले उपर्युक्त समझौते के प्रतिकूल है। जो समझौता उसने किया था उसके अगेंस्ट है, उसके प्रतिकूल हो जाता है, उसके प्रतिकूल चला जाता है यदि वो आज्ञा भंग करेगा तो। और लास्ट और आठवीं विशेषता क्या है? आठवीं विशेषता है समझौते द्वारा विभिन्न संघर्ष करने वाली इच्छाओं का स्थान। इस समझौते के द्वारा विभिन्न संघर्ष करने वाली इच्छा, ऐसी इच्छा जो संघर्ष के लिए प्रेरित करे, संघर्ष करने वाली इच्छाओं का स्थान कौन ले लेता है? एक प्रतिनिधि इच्छा ग्रहण कर लेती है। संघर्ष के स्थान पर प्रतिनिधि इच्छा आ गई। संघर्ष की जो इच्छा है, संघर्ष करने की जो इच्छा है, उसके स्थान पर एक प्रतिनिधि इच्छा ग्रहण कर लेती है, एक प्रतिनिधि इच्छा की उत्पत्ति हो जाती है, एक प्रतिनिधि इच्छा सामने आती है। इस प्रकार शासक के हाथ में एक सामूहिक सत्ता आ जाती है। शासक के हाथ में क्या आता है? एक सामूहिक सत्ता आ जाती है और वह एक कृतम व्यक्ति है, वह एक कृतम व्यक्ति है। क्योंकि वह संविदा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को प्राप्त कर लेता है। जितने भी व्यक्ति हैं जिन्होंने संविदा की, तो शासक क्या है? उनके प्राकृतिक अधिकारों को प्राप्त कर लेता है, उनके प्राकृतिक अधिकारों को ले लेता है, प्राप्त कर लेता है। अतः वह प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिनिधि है, इसलिए वह प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिनिधि है। ये थी आठवीं और लास्ट विशेषता। तो थॉमस हॉब्स ने सामाजिक समझौते की विशेषताओं में जो बताया है वो ये कहा है कि समझौता क्या है? सामाजिक है, शासकीय नहीं है। समझौता अनुबंध के द्वारा किया गया, व्यक्तियों को जो आत्मरक्षा करना चाहते थे उनके द्वारा यह समझौता किया गया। समझौते में किसी भी पक्ष को सम्मिलित नहीं किया गया। समझौते की विशेषता यह है कि ये भय पर आधारित है, क्योंकि व्यक्ति को अपनी रक्षा का भय था, इसलिए यह समझौता हुआ, भय पर आधारित है। यदि कोई व्यक्ति शासक की आज्ञा को भंग करता है, यदि कोई व्यक्ति शासक की आज्ञा को भंग करता है तो ये इस समझौते के प्रतिकूल है, इस समझौते के अगेंस्ट है, प्रतिकूल है।
इस समझौते में विभिन्न संघर्ष वाली इच्छाओं के स्थान पर, ऐसी इच्छाएं जो संघर्ष पैदा कर रही थी, उनके स्थान पर एक प्रतिनिधि इच्छा की उत्पत्ति होती है। एक प्रतिनिधि इच्छा ग्रहण कर लेती है, एक प्रतिनिधि इच्छा अपना रूप ग्रहण कर लेती है। क्योंकि शासक क्या है? प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिनिधि है। उसके प्राकृतिक अधिकारों को प्राप्त कर लेता है शासक, और प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिनिधि है। तो ये था हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत की विशेषताएं। कल हम करेंगे हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना।